हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMI से पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है सर कि हमारे इस चैनल पे डेली की डेली क्लासेस चल रही है साइंस का क्रैश कोर्स का। उसी साइंस क्रैश कोर्स में आप सभी स्टूडेंट को फिर से पुनः इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो बाबू क्रैश कोर्स का आज बाबू हम पार्ट 10वां नंबर पे हम बात करने वाले हैं। जो आज का सीजन जो बाबू सेशन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी जो कोई नए जुड़े हो पुराने जुड़े हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। डेली की डेली हमारे इस चैनल WMI से पर डेली की डेली क्लासेस चल रही साइंस का बाबू। आप किसी विद्यार्थी को घबराने की बात नहीं, डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीजन चल रहा है। ये जो बाबू आपका सेट नंबर जो बाबू आपका सीरीज नंबर 10वां पार्ट हम बात करने वाले हैं। जो भी साथी 9वां तक नहीं देखेंगे बाबू, जाके 9 पार्ट तक आप लोग कवर करिए ताकि आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। क्योंकि सर बहुत ही करीब आ गया मैट्रिक का एग्जाम। 14 फरवरी से बाबू आपका मैट्रिक एग्जाम होना है। इसी को देखते हुए डेली की डेली हमारे इस चैनल WMI से पर ऑब्जेक्टिव का क्लासेस चल रही है। तो चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज की इस वीडियो में फिर आप सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर। पार्ट नंबर 10 सीरीज नंबर 10 में सभी साथियों को स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत तक बना रहना, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बाबू आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के लेवल में करवा रहे हैं। आई होप उम्मीद करता हूं सर ये सब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लड़ेंगे। आप किसी को घबराने की बात नहीं है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सर मैं एक मोटिवेशनल शायरी कहता हूं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा मेरा दोस्त वह उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा मेरा दोस्त वो उतना दहाड़ेगा। आप लोग को हमारे चैनल WMI से चैनल पर शेरनी के दूध की तरह आपको शिक्षा को पिलाया जा रहा है। आप लोग पीजिए, आप मैट्रिक एग्जामिनेशन 14 फरवरी जो स्टार्ट होने वाला उसमें जाके दहाड़िए। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा मेरा दोस्त है वह उतना दहाड़ेगा। अब जाके एकदम 14 फरवरी से दहाड़िएगा, एकदम डेली के डेली आप हमारा सीजन में जुड़िए और जुड़ करके शिक्षा की शेरनी के दूध की तरह आप पीते जाइए। आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। चलिए सर, बिना वक्त गंवाए आज पुनः सभी को इस्तकबाल करता हूं चैनल पर। आज फिर से हम क्रैश कोर्स का पार्ट 10 लिटरेचर का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली की डेली क्लासेस चल रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, सभी साथियों को जानकारी दे देना है। तो चलिए सर, आज क्रैश कोर्स के 10वां नंबर पार्ट में कैसा क्वेश्चन है सर आज का हम बात करने वाले हैं। बिना वक्त गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर पहला पे हम बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के बीच आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये सबको एकदम याद करते जाइए, आपके पास समय बहुत कम आपके पास है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ओजोन परत पाया जाता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए में जो वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी में जो इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो पाया जाता है बाबू, ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहां? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आई हैव क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट। और सर क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। और उसके बाद क्वेश्चन बिहार बोर्ड में किया गया कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन पर आप 2-2 3-3 याद रखिए, आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाइएगा। चलिए सर, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। बहुत लाजवाब सीजन चल रहा है, इसमें जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। आप किसी को घबराने की बात नहीं। ऑब्जेक्टिव एकदम ललकार भाई धासु भाई चल रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इस्तेमाल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है बाबू। एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम इसको याद करिए आप लोग। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है कि दाढ़ी बनाने में सर अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ, और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में देखो समतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल का, ऑप्शन सी में अवतल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लाना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वे जो किया जाता है बाबू अवतल का किया जाता है। किसको? अवतल का। आई हैव क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आएगा सर कि दाढ़ी बनाने में अवतल के। और सर पूछेगा मोटरसाइकिल के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में उत्तल को। ये दोनों बार बार पूछा, एकदम याद करते जाओ इस क्वेश्चन को, आपके पास समय बहुत कम है। और सर अवतल का उपयोग क्यों किया जाता है दाढ़ी में? तो आपको मालूम है सर कि जब दाढ़ी बनाने जाता है तो दाढ़ी का छोटा छोटा भाग को देखने के लिए सर इस आईना में क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को दाढ़ी को इसको बड़ा करके दिखलाता है। अतः यही कारण है कि तुमको अवतल दर्पण का उपयोग इसका दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें। डेली की डेली सीजन में जुड़िए, आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है बाबू। आज जो सीरीज चल रहा है पार्ट 10 चल रहा है। पार्ट 9 तक हमारा सीरीज खत्म हो चुका है, आप जाके देख सकते हो सभी विद्यार्थी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका। एकदम इसको भी याद करिए, VVI क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एकदम इसको तो पूछना ही पूछना है, चाहे परावर्तन पूछे चाहे आपका अपवर्तन पूछे, दोनों फेमस क्वेश्चन आपका है।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए में देखो 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आएगा। और सर 2 नंबर पूछे जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन नियम होता है? तो कुछ नहीं करना सर, आप लोग इस फिगर पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक अभिलंब होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है सर। पहला नियम ये है। और उसके बाद सर यहाँ पे कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन, इसको बोलते हैं परावर्तन। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बना रहना बाबू, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। बहुत ही लाजवाब सीजन चल रहा है आपका बाबू, किसी को घबराने की बात नहीं। डेली की डेली हमारे इस सीजन में ऑब्जेक्टिव का क्लासेस चल रही है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी साथियों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो बहुत फेमस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु में किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल साहब एक वैज्ञानिक था बाबू, इसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने अपना आनुवंशिकी प्रयोग करने के लिए कौन सा पौधा का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए में दिया नीम, ऑप्शन बी में गुलाब, ऑप्शन सी में दिया मटर, ऑप्शन सी में दिया डी में दिया गुलदाउदी। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो उन्होंने जो किया था बाबू मटर के पौधा का इस्तेमाल किया था। किसको? मटर के पौधा का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन पूछा जाता है सर आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत बार इसको पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव को किसी को घबराने की बात नहीं, डेली की डेली हमारे क्लासेस में सीजन का ऑब्जेक्टिव डेली की डेली चल रही है। आप किसी को दिक्कत नहीं होगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? यानी जो अभी तंत्र चल रहा है इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है? ऑप्शन ए में दिया एक दिशीय है, ऑप्शन बी में द्विदिशीय, ऑप्शन सी में बहुदिशीय, ऑप्शन डी में दिया किसी भी दिशा में नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है? तो जो बाबू बहुदिशीय में है। किसमें? बहुदिशीय में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले। डेली की डेली क्लास में जुड़िए, आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, बहुत फेमस क्वेश्चन आपका। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, यानी जब कार्बनिक यौगिक आप पढ़िएगा उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक किसका है? ऑप्शन बी में देखो कार्बन का, ऑप्शन बी में सल्फर, ऑप्शन सी में देखो फास्फोरस, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन का। आप सभी को मालूम है सर यदि कार्बनिक यौगिक है सर तो कार्बनिक में तो कार्बन की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? तो ये जो है बाबू कार्बन है। कौन है? कार्बन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करना है। वीडियो के अंत तक बना रहना बाबू, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। आज का सीजन, आज का सीरीज बहुत खास होने वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि अकीरिय तत्व कौन है? इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया कार्बन है, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में सोना, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू अकीरिय तत्व कौन है? तो अकीरिय तत्व बाबू हीलियम है। कौन है? हीलियम। और सर इसको हम कैसे मानेंगे? सर अकीरिय तत्वों की संख्या 6 है और इसका एक ट्रिक दे रहे हैं बाबू। अब ट्रिक से बहुत अच्छा याद कर पाइएगा। इसका ट्रिक यही है, जा नहा के आ रहे। क्या मारिएगा? जा नहा के आ रहे। इससे आप एकदम पूरा अच्छा कर पाइएगा। सर पहला होता है जेनॉन, दूसरा ना से नियॉन, हा से हीलियम, के से क्रिप्टन, आ से आर्गन, रे से रेडॉन। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा बाबू कि इनमें से अकीरिय तत्व कौन है? तो देखो हा से हीलियम हुआ, इसलिए सर यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, सोना नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम होगा। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। यहाँ से आप एक नंबर कंप्लीट करिएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आएगा कि यदि अकीरिय तत्व की बात करें तो आप एक ही ट्रिक याद रखिएगा, जा नहा के आ रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बाबू। एकदम वीडियो का एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी को जानकारी दो, ऑब्जेक्टिव को किसी को घबराने की बात नहीं है। एल्किन श्रेणी यौगिक का सामान्य सूत्र है, यानी एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ऑप्शन बी में दो CnH2n+2, ऑप्शन सी में दो CnH2n-2, ऑप्शन डी में दो CnH2n+1। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू एल्किन का सामान्य सूत्र जो होता है बाबू CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। सर लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए आपका कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का होता है सर CnH2n+2, CnH2n+2। और सर एल्काइन का पूछा जाए तो एल्काइन में कुछ ना CnH2n कर देना आपको और यहाँ पे -2 लगा देना। ये तीनों फार्मूला बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सभी साथियों को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले हैं। सर वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा बना रहना, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना बाबू। आज का सेशन बहुत खास चल रहा है आपका, एकदम अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में देखो P होता है, ऑप्शन बी में P2, ऑप्शन P3 होता है, ऑप्शन डी में P4। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र जो होता है बाबू P4 होता है। क्या होता है? P4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, P4। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है बाबू, आप एकदम अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करो, आप किसी को ऑब्जेक्टिव पे एकदम घबराने की बात नहीं। डेली की डेली हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स के माध्यम से साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, पीतल में रहता है, यानी पीतल में क्या रहता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ Cu प्लस SN, Cu का मतलब कॉपर या टीन रहता है। ऑप्शन बी में Cu प्लस Zn, ऑप्शन सी में दिया हुआ Zn प्लस Pb, उसके बाद आपको दिया हुआ Sn प्लस Pb। आप सभी को आंसर लगा सर पीतल क्या है, तो पहले तो सर आपको आंसर मालूम होगा, पीतल एक मिश्र धातु है बाबू। अब पीतल में एक मिश्र धातु क्वेश्चन पूछा गया, पीतल कैसा धातु, पहले इसको पूछा जाता है कि पीतल कैसा धातु है, तो पीतल आप लगेगा मिश्र धातु है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण सर, वही तो यहाँ पर पूछ रहा है बाबू। तो आपको हम एक ही लिख देते हैं बाबू, इससे आप बहुत अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में, ये बहुत अच्छा एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सर क्या दिया, पीतल, पीतल में कौन कौन धातु होता है, इसका एक ही ट्रिक है, आप याद रखेगा पिताजी। क्या याद रखेगा? पिताजी। और सर यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, पी से हो गया पीतल, क्या हो गया बाबू, पी से पीतल हो गया तुम्हारा, और इसमें ता से हो गया तांबा, और जा से हो गया बाबू जिंक। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम ट्रिक बहुत मजा आया होगा आपको सभी को कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, वो जो है बाबू तांबा और किसका है, जिंक का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू कि पीतल में क्या क्या रहता है, तो यहाँ से आप आंसर छाट लीजिएगा कि पीतल में क्या क्या रहता है, तो जो रहता है बाबू तांबा और जिंक। सर Cu का मतलब कॉपर, कॉपर को तांबा, और Zn का मतलब जिंक। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट, तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल में। बहुत बार इसको पूछ रहा है एकदम VBI करके, आप सभी साथियों को एकदम याद कर जाना क्वेश्चन नंबर 10 को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाला है। आज का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है बाबू, आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का भी काम करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातु की प्रकृति कैसी होती है, धातु का नेचर कैसा होता है। ऑप्शन ए में विद्युत धनात्मक होती है, ऑप्शन बी में विद्युत ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी में उदासीन होती है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को धातु चैप्टर पढ़े होंगे बाबू, तो आपको मालूम होगा धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु का प्रकृति जो होता है बाबू विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए उसमें धनात्मक की प्रकृति पाई जाती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाला है। आज का सीजन बहुत खास चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। बहुत बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए में अग्नाशय, ऑप्शन बी में पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में अंडाशय, ऑप्शन डी में विरसन। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर होगा कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, वे जो है बाबू पीयूष ग्रंथि काम नहीं करता। अब पीयूष ग्रंथि को सर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले हैं। आज का सीजन बहुत हार्ड चल रहा है बाबू, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अंग संग्रह वेदी नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेमस आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी सर इसमें कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है कि जो संवेदी का मतलब जिससे आपको संवेदना हो जाए। सर यहाँ पे ये चीज है महक वहक धमक उमक के बारे में पता लग जाए। सर आपको दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से छाटना है आपको कि कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कौन संवेदना को ग्रहण नहीं कर सकता। सर कान है तो कान से आप संवेदना आवाज को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। सर यदि आपका आंख है तो आंख से तुरंत संवेदना लगा लेते हैं। सर यहाँ से मान लीजिए सर कोई चीज होता है तो वहां से धुआं निकलता है तो तुरंत कहते हैं बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसू गिरने लगता है। सर नाक है, नाक तुरंत पता लगा लेता है सर यहाँ से ये सेंट आ रहा है, ये चीज का आ रहा है, तुरंत पता लगाता है। ये सभी के सभी संवेदी है, तुरंत आपको संवेदना देता है। लेकिन सर दिमाग जो है बाबू ये इससे आपको कोई संवेदना नहीं मिलता। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, वे जो है बाबू दिमाग नहीं आपका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर कान भी आपका संवेदी ग्राही अंग है, आपका आंख भी संवेदी है, आपका नाक भी है सर, लेकिन दिमाग नहीं होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करना। वीडियो के पूरा देख लेना बाबू, ज्यादा क्वेश्चन है डेली की डेली सीरीज में 15 से 17 18 क्वेश्चन डेली की डेली हो रहा है, आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू, समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए में तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। सर समजात अंग किसे कहते हैं? सर वैसा अंग जो मानव में और अलग जीव में दोनों सेम मिले, दोनों चीज में प्रोसेस में दोनों चीज का मैचिंग कर जाए, वैसे अंगों को बोलते हैं समजात अंग। सर यहाँ पे दिया हुआ कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए में तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कुत्ता का आगे वाला हाथ, आगे वाला पाद जो होता है, और हमारा हाथ ये भी समजात अंग है। हमारे दांत और हाथी के दांत ये दोनों आपस में मिलता है बाबू, ये दोनों समझाता है। आपको ऑप्शन सी में देखो आलू और घास के ऊपरी भूसारी, आपका ये भी समझाता है। लेकिन सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन समझाता अंग है, तो इसमें सभी के सभी बाबू समझाता अंगों का उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सभी इसमें मार दीजिएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले। जी हाँ, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एकदम VBI करके एकदम याद कर जाओ। ये सब आपका टाइम बहुत कम है बाबू, 14 फरवरी से एग्जाम होना है मैट्रिक का। इसी को देखते हुए डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ने की कोशिश करो, सभी को जानकारी कर दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। एकदम 2 नंबर में पूछता है सर, 1 नंबर में। ऑप्शन ए में जो फोक्सांतर कहते हैं, ऑप्शन बी में ध्रुव, ऑप्शन सी में जो
आवर्धन कहते हैं, ऑप्शन डी में वक्रता त्रिज्या। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन का सूत्र जो आवर्धन को बाबू एम से सूचित किया जाता है, क्या होता है? एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है बाबू v बटा u। सर जैसा दर्पण रहेगा माइनस v बाई u। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। अब आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो ज्यादा बढ़ाना है बाबू, डेली की डेली क्रैश कोर्स चल रहा है, इस क्रैश से जुड़िए, जुड़ करके आप अच्छा स्कोर प्राप्त करिए। आप 4+ करिए सर, आप 4.5+ करिए। डेली की डेली हमारे क्लासेस में चल रही है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर अग्रदीप क्या कहते हैं? जो गाड़ी होता है सर, और गाड़ी की जो हेडलाइट जो लगा रहता है, जिसमें रोशनी होता है सर, उसी को अग्रदीप कहता है। जो हेडलाइट होता है उसी को कहा जाता है सर। और उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन ए में दिया बाबू उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में समतल, ऑप्शन डी में अवतल और समतल दोनों। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि जो गाड़ी होता है उसका हेडलाइट, जो मेन लाइट होता है जिसे फोकस मार के रातों में चलता है रोशनी दिखा करके, उसमें जा बाबू कौन सा दर्पण होता है? तो वे जो होता है बाबू अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल। लेकिन सर पूछा जाएगा साइड में लगाना सर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 सभी को समझ में आएगा कि गाड़ियों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल का होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाले हैं। आज का सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है बाबू, यदि आप पूरा देख लेते हो तो मैट्रिक एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि आप सभी साथियों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे, कि दर्पणों को प्रयोग में सभी दुनिया को कहां मापी जाती है? सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण के प्रयोग से सभी दुनिया को मापी जाती है। तो सर आपको मालूम होगा दर्पण में ध्रुव होता है, दर्पण में फोकस होती है और दर्पण में त्रिज्या होती है। तो दर्पण में जो है बाबू सभी दुनिया को कहां से मापी जाती है? तो सभी दुनिया को ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव को। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आ गया कि दर्पणों के प्रयोग में से सभी दुनिया को कहां से मापी जाती है? ऑप्शन ए में दर्पण के ध्रुव से, ऑप्शन बी में दर्पण के फोकस से, ऑप्शन डी सी में दर्पण के वक्रता केंद्र से, ऑप्शन डी में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 का सभी साथियों आंसर लगा दीजिएगा कि दर्पण के प्रयोग से सभी दुनिया को कहां से मापी जाती है? तो दर्पण में जो बाबू दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें। आज का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है बाबू, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 19 से 18 क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं। आपका बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। आप किसी को ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात नहीं, डेली की डेली हमारे चैनल पे लगातार ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। आप जुड़िए और सभी को जोड़ने का भी काम करिए। क्वेश्चन नंबर 18, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, यानी समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध है? ऑप्शन ए में देखो त्रिज्या जो होता है 2f होता है, त्रिज्या बराबर 0 होता है, त्रिज्या जो होता है अनंत होता है, और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर, बहुत VVI क्वेश्चन है एकदम, इसको याद कर जाओ बाबू, आपके पास समय बहुत कम है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध है? वे जो है बाबू त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। समतल दर्पण में त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, समतल दर्पण में त्रिज्या अनंत होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एकदम VVI करके एकदम याद कर जाओ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। यानी आप लोग जब बाल कटाने जाते हैं बाबू, आप हजामती बनाने के लिए जाते हैं, जिसको हजामत मतलब चूल दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो उसमें पूछ रहा कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए में तो उत्तल का, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में तो समतल, ऑप्शन डी में इनमें से सभी का। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बाबू, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, वे जो किया जाता है बाबू अवतल दर्पण का। जब सब दाढ़ी बनाने में यही दर्पण का होता है, तो हजामती बनाने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 सभी को समझ में आ गया होगा बाबू, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो वे जो किया जाता है बाबू अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसको? अवतल दर्पण को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस क्रैश कोर्स का 10वां नंबर सीरीज का बाबू अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 है। 10वां क्वेश्चन जो है बाबू आपका 10वां क्रैश कोर्स का बाबू पार्ट में आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं बाबू, जो भी विद्यार्थी पूरा यदि सीरीज को देखे हुए उसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जुड़िए और सभी को जोड़ने की भी कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ बाबू कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, यानी समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है, या 1 जो होता है बाबू बराबर होता है आवर्धन। ऑप्शन ए में दिया बाबू 1 से कम है, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, या फिर 0 के बराबर होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आएगा कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है बाबू 1 के बराबर होता है। एम जो होता है मैग्निफिकेशन जो होता है बाबू 1 के बराबर होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से बाबू हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर आज पार्ट नंबर
नंबर 10 का क्रैश कोर्स है, सीरीज नंबर 10 का हमने 20 क्वेश्चन कवर करिए। आई होप, उम्मीद करता हूं सर सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, दोस्त में ज्यादा शेयर करके चैनल पर जो भी साथी पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज तक मेरा बाबू यहीं तक तुम्हारा रहेगा। बाबू वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। सर इसी तरीका डेली की डेली आपको सीरीज लाना है तो हम लाते रहेंगे बाबू। अब ये भी आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूं, इसी चैनल पर बाबू सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है। सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है। अब किसी को घबराने की बात नहीं बाबू, डेली की डेली हमारे क्लासेस में जुड़िए, ऐसे जुड़ करके बहुत अच्छा कर पाइएगा। चलिए सर आज तक मेरा यहीं तक रहेगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू। आपको हम पार्ट नंबर 11 के माध्यम से, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्त में ज्यादा शेयर करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11 के माध्यम से। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।